हाय। एक ट्वीट किया था मैंने, जो थोड़ा एनालिसिस कर रहा था। जो ऑपोजिशन का क्या 2024 में कोई चांस है या नहीं है? ठीक है, अगर चांस है तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी का चैलेंज करने के लिए तो कैसे स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, एक ब्रीफ कौन सा स्टेट से कितना टारगेट लेना है, तो उस तरीके से। तो काफी लोगों ने बोला जे तुम थोड़ा सा मतलब ट्वीट से एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो कैन ऑपोजिशन चैलेंज मिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी इन 2024? तो मेरा आंसर है जे यस, जे ऑपोजिशन कैन इम्प्रूव। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं पहले ही आपको दिखा देता हूँ मेरा हिसाब से क्या जो टारगेट क्या होना चाहिए। तो आप देखेंगे टारगेट, मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। तो ये स्टेट वाइज मेरे हिसाब से एक जो रियलिस्टिक टारगेट टारगेट पहले देख लेते हैं कैसे अचीव करेंगे। मैं स्टेट वाइज एक एनालिसिस में करूंगा, शायद इस वीडियो में नहीं, मतलब बाद में वीडियो में कर लेंगे। अभी देखिए वेस्ट बंगाल में 42 सीट्स है। तो वेस्ट बंगाल 42 सीट्स में ऑपोजिशन को, बीजेपी को 4 सीटों में रिस्ट्रिक्ट रखना है। अभी बीजेपी ने 18 सीट्स जीता था। तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में जस्ट 2 एमपी, एक है आसनसोल और एक है आपका बैरकपुर। तो दोनों बीजेपी के एमपी टीएमसी ज्वाइन किया, तो बीजेपी इज नॉट डूइंग गुड देयर। तो कैसे ये सिचुएशन में अपोजिशन कैन कैपिटलाइज और बीजेपी को एकदम 4 सीटों में रेस्ट्रिक्ट रख सकते हैं। उड़ीसा में एनडीए को 1 सीटों में रखना है, और साथ में आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में क्या होगा, अगर हम बीजेपी नहीं जीते तो कोई भी सीट जीतेंगे, तो क्या टीएमसी नहीं तो लेफ्ट नहीं तो कांग्रेस ये जीतेंगे। तो यूपी और यूपी फ्रेंडली कैटेगरी में डाला। उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में कैसे बीजेपी को 1 सीट में आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उड़ीसा का भी बीजेपी में हालत बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, और इवन रिसेंटली जो ब्रजराज को जो बाई इलेक्शन में उसमें कांग्रेस सेकंड पोजीशन में आया है। एक इंडिकेशन जो है, इवन जेडपी इलेक्शन का जो इंडिकेशन है दैट कांग्रेस ट्राइबल एरिया में अच्छा कर रहा है। तो ये उड़ीसा में कांग्रेस अगर फोकस करे तो अभी प्रेजेंट 1 एमपी है, वो 4 एमपी तक जा सकता है, मेनली फ्रॉम द ट्राइबल एरिया, नॉट फ्रॉम भुवनेश्वर, नॉट फ्रॉम पुरी और एनी अदर। तो 4 सीटों में जा सकता है। तो डिटेल्स में बात करेंगे। देखिए बिहार बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। मैं बिहार में क्या है, अब देखिए पॉलिटिकल इक्वेशन भी चेंज हो रहा है। पहले क्या हुआ था आप देखेंगे, चिराग पासवान प्लस जेडीयू प्लस आपका बीजेपी था। अभी चिराग पासवान को तो बीजेपी मतलब एनडीए ने छोड़ दिया, लेकिन सारे बाकी एमपी को ले लिया। लेकिन चिराग पासवान अलग है, मतलब जिसके पास वोट है वो एनडीए से निकल गया, मतलब अभी सच तो नहीं है। तो अभी इस सिनेरियो में अभी डिपेंड करेगा जो आरजेडी मेनली तेजस्वी यादव कैसे एक ब्रॉडर कोalition बनाए, एक स्पिरिटेड फाइट दे। ठीक है, और तो उस तरीके से, और बीजेपी में अभी देखेंगे जो अग्निपथ प्रोटेस्ट ज्यादातर बिहार में ही हो रहा है। तो मेरा हिसाब से एक 20 सीट्स आरजेडी जीत सकता है बिहार का जो प्रेजेंट सिनेरियो में। यूपी में देखिए 50-30 सीट्स करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें देखना पड़ेगा जो हाँ पिछले बार मायावती की जो कोalition में था एसपी बीएसपी अलायंस में, तब नहीं हुआ। अभी मायावती का बार्गेनिंग पावर कम है, तो देखना पड़ेगा जो ये मायावती का हम मतलब एसपी ले सकते हैं नहीं, एसपी को लीड करना ये अलायंस, और करके कुछ बेटर तरीके से कर सकते हैं नहीं। उत्तराखंड में देखिए 4-1 करना है। ठीक है, जो प्लेन का जो सीट है नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, इसमें 1 सीट जीतना है इस तरीके से। हरियाणा में 5-5, जाट प्लस सिख प्लस प्रॉबी गुज्जर एससी कैसे कंसोलिडेट करके 5-5 कर सकता है। पंजाब देखिए, पंजाब में ऑलमोस्ट 58% सिख है, 2% मुस्लिम है, तो 60%। तो रिसेंट जितना इलेक्शन हुआ है तो उसमें पंजाब में मतलब सिख वोट बीजेपी को नहीं कर रहा है। तो उसमें कैसे स्ट्रेटेजिकली खेल कर, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम इंटरनल थोड़ा टैक्टिकल अलायंस करके कैसे 0-13 कर सकते हैं, उस हिसाब से कर सकता है। हिमाचल प्रदेश में 3-1 मांडी नहीं तो शिमला सीट, ये दोनों टारगेट करके 1 सीट कैसे कन्वर्ट कर सकता है। जेएनके में देखिए ड्यू टू डेमोग्राफी 3 सीट तो पक्का ही है यूपी के लिए। अभी 4th सीट लद्दाख में कैसे फोकस करके करें, बाकी दोनों सीट छोड़कर, उस हिसाब से कर सकते हैं। राजस्थान में ये नंबर देख के कभी सरप्राइज होंगे, तो मैं बाद में एनालिसिस में जब आऊंगा तो मैं क्यों राजस्थान में 10 सीट रख रहा हूँ वो देखना पड़ेगा। एमपी में 29, मतलब 9 सीट्स बहुत ही सरप्राइजिंग है। अभी प्रेजेंट 1 एमपी है, 2019 में 2014 में 2 एमपी था,
ठीक है, अभी कैसे 9 सीट आप 1 या 2 से कैसे 9 कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कैसे 5 6 ये नंबर भी किसी को सरप्राइज, तो मैं जब नेक्स्ट एनल प्रेजेंटेशन में थोड़ा इंप्रूव होगा। गोवा में क्या है, नॉर्थ गोवा सीट जीतना बहुत मुश्किल है, तो साउथ गोवा सीट में फोकस रखो। साउथ गोवा सीट कैसे आप जीत सकते हो, मैं बाद में एनालिसिस में बताऊंगा। महाराष्ट्र में 24-24 इक्वेशन चेंज है, शिवसेना प्लस बीजेपी था, बीजेपी अकेला लड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब नहीं है जब भाई तुम अरिथमेटिकली कांग्रेस प्लस एनसीपी प्लस शिवसेना ये कर दो तो हो जाएगा। तो कैसे स्ट्रेटेजिकली खेलकर, मतलब सोच समझ के, जहाँ एक एक सीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अप्रोच करके, तो उस तरीके से करना पड़ेगा। और क्या होगा इसमें, पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन मतलब बहुत ही नजदीक होता है। तो क्या होता है, अब जब महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है जो अब जब पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ेंगे तब असेंबली का एक साथ, पार्लियामेंट और असेंबली एक साथ प्लान करना है। तब क्या होगा, जो लोकल लीडरशिप, जो लोकल कैडेट्स को उसको मालूम है जहां इसमें मैं अगर हेल्प नहीं करूंगा मुझे नेक्स्ट में हेल्प नहीं आएगा। तो उस तरीके से थोड़ा सा महाराष्ट्र में खेलने से मेरे हिसाब से ऑपोजिशन 24 मतलब 50% सीट जीत सकता है। केरला में बहुत मुश्किल नहीं होगा सीट, अगर लेफ्ट नहीं तो मतलब यूपीए नहीं तो लेफ्ट जीतेगा, तो उसी हिसाब से होगा। अब देखिए तमिलनाडु में और पौंडीचेरी में, तमिलनाडु 2019 में भी क्लीन स्वीप दिया था, 2014 में एक साइडेड वोटिंग किया था, एक ही सीट, मतलब 2014 में एआईडीएम का सारे सीट जीता था, एक सीट इफ आई एम नॉट रॉन्ग पीएम जीता था। तो उस तरीके से तमिलनाडु वन साइडेड वोटिंग करता है, एंटी हिंदी सेंटीमेंट काफी स्ट्रांग है। उधर आपका जो मेडिकल सीट्स है, मेडिकल सीट्स में मेडिकल सीट्स लेकर भी काफी इश्यूज है। तो जो वो उस तरीके से, और अभी एआईडीएम का भी आफ्टर द डिमाइस ऑफ जयललिता तो काफी वीक है, तो उस तरीके से कैसे आप 40 कर सकते हैं। कर्नाटका देखिए, कर्नाटका में 16-12 पॉसिबल है, ठीक है कर्नाटका में, लेकिन उसका पहले कर्नाटका में असेंबली इलेक्शन कांग्रेस को जीतना है। और कर्नाटका में भी क्या होगा, जेडीएस का वोट घटने जा रहा है, ठीक है। अगर तो उस तरीके से उसका पहले असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस कैसे खेलेंगे उस हिसाब से सारे चीज प्लान होगा। जैसे महाराष्ट्र में मैंने बोला हूँ, जैसे पार्लियामेंट और असेंबली एक साथ प्लान करना चाहिए, मुझे लगता है कर्नाटका में भी आपका असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन एक साथ प्लान करना चाहिए। एक साल बाद इलेक्शन है, लेकिन अभी से प्लान करने से 12 सीट अपोजिशन मेरे हिसाब से जीत सकता है। झारखंड देखिए एसटी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो इधर 7 सीट मुझे लग रहा है जहां टारगेट करना चाहिए झारखंड में। तेलंगाना में देखिए 3 7 ये मैं रखा हूं, और 7 टीआरएस को उस हिसाब से टीआरएस या ऑल इंडिया में इस तरीके से रखा हूं। तो इधर भी कैसे प्लानिंग कर सकता है, उसका पहले तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन होगा, असेंबली इलेक्शन कैसे आप करें, मतलब लड़ेंगे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक वो सारी चीज प्लान करना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का भी बहुत कुछ नहीं है और बीजेपी का भी कुछ नहीं है। तो क्या होगा, एक चीज बहुत क्लियर है, मतलब एटलीस्ट जो टीडी मतलब वाईएसआर का लीडर्स का मैं जितना ट्वीट देखा हूं उससे बहुत क्लियर है, जहां दे आर गोइंग टुवर्ड्स बीजेपी, दैट्स वेरी क्लियर। अभी क्या, कैसे आप टीडीपी को सपोर्ट करके, टीडीपी का अगर मतलब एमपी 11-14 जीत सकता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आंध्र प्रदेश में क्या होगा, एक नेक्स्ट इलेक्शन में भी ऐसा नहीं जगन क्लीन स्वीप कर सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है, थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाता है। और उस हिसाब से आप कैसे स्ट्रेटेजिकली यूपीए खेल सकता है, मतलब कांग्रेस खेल सकता है, जहां यहाँ पर स्पेशल स्टेटस मिलेगा, तो वो इशू बहुत बड़ा इशू हो सकता है। स्पेशल स्टेटस मिलेगा जो बीजेपी ने 10 साल से नहीं दिया। जब स्टेट फॉर्म हुआ तो अभी कांग्रेस अगर सरकार में आता है, मतलब यूपीए का सरकार बनता है, तब कैसे हो सकता है। गुजरात मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए, 1-2 सीट में थोड़ा ट्राई करके भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ एक अलायंस करके, मतलब भारत सीट छोड़ सकता है, और ऐसे 4-5 सीट में फाइट करके बाकी सीट छोड़ देना चाहिए, ठीक है। दिल्ली में मेरा सबसे मतलब मेरा जितना सजेशन है, जहां कांग्रेस को कोई सीट लड़ना नहीं चाहिए, आम आदमी पार्टी को छोड़ दो एंड पुट द बॉल इन आम आदमी पार्टी कोर्ट, भाई तुमको छोड़ दिया गया, तुम अभी जीत कर दिखाओ। लेकिन मुझे लग रहा है दिल्ली में बीजेपी का एडवांटेज यही रहेगा, बीजेपी का 7 सीटों में, तो मुझे लग रहा है जहां जीत सकता है। आसाम में देखिए मेरे हिसाब से आसाम में आपको मुस्लिम वोट के ऊपर ही डिपेंडेंट करके जीतना है, 34% मुस्लिम पॉपुलेशन है। उस तरीके से आप ठीक से प्लान करेंगे तो अलायंस नहीं तोड़कर, मतलब कांग्रेस और एआईडीएफ एक साथ अलायंस में लाने का, तो 5 से निकल सकता है, तो टारगेट करना चाहिए। त्रिपुरा में जो प्रद्युत मानिक्य का जो एरिया है, ठीक है, उस एरिया से एक सीट निकल सकता है, तो एक सीट टारगेट करना चाहिए। और अरुणाचल छोड़ दो, अरुणाचल में मेहनत करने से भी बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा, मणिपुर भी बहुत मुश्किल होगा। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, ये का 5 सीट है, इसमें आप मेघालय और नागालैंड से ट्राई करके एक सीट अगर निकल सकते हो। इधर चंडीगढ़, दमन एंड दादरा नगर हवेली से, दादरा नगर हवेली निकल जाना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार से 2 सीट। तो आप देखेंगे ये टोटल करने से यहाँ पर मैं जो उड़ीसा में जो इंडिया फ्रेंडली, मतलब बीजेडी को रखा हूँ, अभी बीजेडी को बात करके अगर इस साइड मूव करा सकते हैं तो दैट विल बी बिग अचीवमेंट। तो समवन हैज टू बी पुट ऑन जॉब,
दैट इज वन। आप देखेंगे न्यूट्रल में भी इधर आप देखेंगे MIM TRS, तो अगर तो वो भी एक कैसे रिएक्ट करके वो इम्पोर्टेंट है। और इधर मेरे हिसाब से जो TDP UPA साइड थोड़ा इंक्लाइंट है और YSRCP आपका BJP के साइड थोड़ा इंक्लाइंट है। तो इससे सब अगर देखेंगे 543 सीट्स में तो 233 273, तो इस तरीके से स्टेट वाइज आपका अगर प्लान करेंगे तो एक चीज हो सकता है। ठीक है, अभी कैसे हो सकता है मैं आपको अभी जो दिखाने जा रहा हूँ एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, जो किस तरीके से एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए। देखिए अभी देखिए एक चेंज इन कंटेक्स्ट है। अभी एनडीए बीजेपी का, अगर मैं बीजेपी को देखूं तो बीजेपी का अराउंड 37% वोट गिरा था, 37.4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और कांग्रेस का 19.6 इस तरीके से कुछ वोट गिरा था। अभी देखिए इसमें एक बालाकोट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। अभी बालाकोट के लिए मेरा पर्सनल जितना जितना एस्टिमेशन है 4 से 5% वोट आपको बालाकोट के लिए बीजेपी का एक्स्ट्रा गिरा था। अभी वो इम्पैक्ट नहीं रहेगा। अभी इम्पैक्ट ऑफ एनआरसी है। अभी वेस्ट बंगाल में 18 सीट आया कैसा, आप देखेंगे बॉर्डर वाला मोतिया कम्युनिटी आपका 2 सीट है, बोनगा है आपका, तो मोतुआ का 2 सीट, अब रानाघाट है, बीजेपी जीता। आप देखेंगे मालदा वगैरह में, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, उसमें जो मतलब हिंदू वोट कंसोलिडेशन आपका कोच बिहार, आपका अलीपुरदुआर, जलपाईगुड़ी, ये सब एरिया में, आसाम में भी सिलचर आप देखेंगे जो सीट है, मतलब एनआरसी सीए के लिए एक जो बंगाली हिंदू जो बांग्लादेश से आया है उसका वोट एकदम वन साइडेड बीजेपी का साइड गया था। तो अभी उसका इम्पैक्ट कम रहेगा। एक ईबीसी इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो कास्ट, उसका बैकवर्ड जो कम्युनिटी है उसका जो रिजर्वेशन है इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन जनरल कास्ट में, उसका भी एक इम्पैक्ट था। अभी देखिए सिख वोट पिछले इलेक्शन में बीजेपी को काफी अच्छा मिला, लेकिन अभी जो है आप देखेंगे लास्ट दिल्ली असेंबली इलेक्शन के बाद जो पंजाब इलेक्शन हुआ, फार्मर प्रोटेस्ट, ये सब का बाद में सिख वोट अभी काफी बीजेपी से मूव कर चुका है। तो एक चेंज इशू में आप देखेंगे प्राइस राइज अभी एक बहुत एक लेवल तक आ गया जहां लोग परेशान हो चुका है, तो प्राइस राइज एक बड़ा इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है। इवन आप देखेंगे जब बीजेपी ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया यूपी 2022 एंड उत्तराखंड 2022, बट 18 to 25 ब्रैकेट में आप देखेंगे यहाँ पर बीजेपी का एक लीड था, ओनली 1% बिटवीन बीजेपी एंड एसपी। और अगर उत्तराखंड में देखेंगे कांग्रेस एक्चुअली 5% वोट से आगे था। तो क्या और इसमें क्या है, बहुत ज्यादा मतलब नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाया अपोजिशन, उसमें ये सिचुएशन था। अभी समझ लीजिए जो अग्निपथ इशू और ये सारे इशू आने के बाद, तो अनएम्प्लॉयमेंट को अगर आप टारगेट करेंगे, यूथ को एक वोट बैंक का हिसाब से देखेंगे, तो मेरा हिसाब से तो एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। यूथ का वोटिंग मेरे हिसाब से 2019 में जितना बीजेपी को किया था उस हिसाब से 2024 में नहीं जा सकता है, बट ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होगा, आप क्या करेंगे उस हिसाब से होगा। अब देखिए चेंज इन पॉलिटिकल इक्वेशन, बिहार में पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज हो रहा है, वेस्ट बंगाल अभी सिचुएशन चेंज है, उड़ीसा में चेंज है, महाराष्ट्र में लिख नहीं पाए, यहाँ पर चेंजेस हैं, तो ये सारे इक्वेशन भी चेंजेस हैं। आप देखेंगे तेलंगाना में बीजेपी बेटर किया है, तो ओवरऑल पॉलिटिकल, लेकिन जो ज्यादातर जो पॉलिटिकल इक्वेशन जो चेंजेस हुआ है, मुझे लग रहा है जो अभी तक अगर नेट देखेंगे तो इंडिया के अगेंस्ट में ही है। अभी जो अग्निपथ इशू है, अब आई थिंक बीजेपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ईगो में ले लिया, और मुझे लग रहा है यूपी उत्तराखंड के इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा है, तो अग्निपथ इशू बीजेपी रिवर्ट बैक नहीं करेंगे। और बीजेपी का पूरा मशीनरी इस पीछे लगा हुआ है इसको सपोर्ट करने के लिए, एक नैरेटिव बनाने के लिए। बट आप जो देखेंगे मुझे लग रहा है पॉलिटिकल बेनिफिट इससे बहुत ज्यादा बीजेपी को होने वाला है, पॉलिटिकल नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और ये देखेंगे ये जो एरिया में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये एरिया बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, मतलब बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा है ज्यादा, 40 में 39 सीट जीत चुका है। अगर यूपी में प्रोटेस्ट हो रहा है बहुत अच्छा किया है। हरियाणा में आप देखें 10 में 10 सीट जीत चुका है। आप देखेंगे हिमाचल में अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, राजस्थान में प्रोटेस्ट हो रहा है, उत्तराखंड में अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सब एरिया में बीजेपी क्लीन स्वीप किया था। हरियाणा में 10 में 10, आप राजस्थान में 25 में 25, उत्तराखंड में 5 में 5। तो ये एक इशू है, बट ऑपोजिशन कैसे हैंडल करेंगे, ऑपोजिशन कैसे इसको इससे पॉलिटिकल बेनिफिट ले सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या चेंज अप्रोच जो रिक्वायर्ड है मेरे हिसाब से, पिछले इलेक्शन से जो चौकीदार चोर है उस तरीके से कुछ पर्सनैलिटी कंटेस्ट में ना ले जाओ इलेक्शन। नरेंद्र मोदी इंडिया का सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, तो आप पर्सनल अटैक करके उसमें कुछ नहीं मिलेगा, आपको नुकसान नहीं मिलेगा। तो पर्सनैलिटी कंटेस्ट, और आई थिंक अरविंद केजरीवाल से जो मूवमेंट है आप उनसे आप समझ सकते हैं। एक जो चीज है, इट इज नॉट आइडियोलॉजिकल बैटल, तो ये बहुत समझना है। जहां कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी हेट करता है, नहीं करता है, तो उसको एक लेबलिंग कर देना, हाँ ठीक है, वो पहले भी ये था,
मतलब आप आइडियोलॉजिकल बैटल में मत ले जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियोलॉजिकल बैटल में चला जाएंगे तो आप इलेक्शन हार जाएंगे। तो आपको दो चीज नहीं करना है, एक है पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट में नहीं ले जाना है, सेकंड आइडियोलॉजिकल बैटल नहीं लड़ना है। क्या करना है, आपको एक बैटल करना है डिलीवरेबल में। आप क्या डिलीवर करोगे, आप कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करोगे, आप कैसे प्राइस रेस कम करोगे, ये चीजों में बात रखो। आप कैसे सोसाइटी में शांति बजाय रखोगे, और इफ यू मेंटेन पीस हाउ प्रॉस्पेरिटी विल कम। तो आपको ये सारे नैरेटिव ये डिलीवरेबल में करना है। और डिलीवरेबल में और एक कांग्रेस का क्या प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत बड़ा एक लॉन्ड्री लिस्ट आपका मैनिफेस्टो आ जाता है। उतना नहीं करके आप बेसिकली 4-5 टॉपिक में बात करो, ठीक है, फोकस रखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए एक चीज समझना है, जहां अगर कांग्रेस पार्टी इसका फलक्रम होगा, क्योंकि अभी भी आम आदमी पार्टी या टीएमसी इस पोजीशन में नहीं है जो ऑल अक्रॉस मतलब इंडिया दे कैन गिव फाइट। तो क्या होगा आप समझना है, राहुल गांधी का अभी जो परसेप्शन है, परसेप्शन ग्राउंड में अच्छा नहीं है एज ए पीएम। और ये चीज के लिए मतलब पिछले बार भी जब मोदी के सामने कौन था, हु इज इन फ्रंट ऑफ मोदी, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। नैरेटिव बिल्डिंग में बीजेपी को बहुत हेल्प किया। अभी क्या है, आप पीएम कैंडिडेट आपको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। और पीएम कैंडिडेट मुझे नहीं लगता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाँ ठीक है, अगर यूपी में बेटर परफॉर्म करता था तो सोच सकता था, लेकिन अभी क्या है, जो सेफ खेलना है, जो गांधी फैमिली का बाहर। और इस मोमेंट में मेरे हिसाब से सचिन पायलट का और कुछ फेस और कुछ ये नहीं है। और ये सचिन पायलट में बोल रहा हूँ, मैं जब राजस्थान में 10 सीट अगर बोल रहा हूँ तो ये कहीं से लिंक है सचिन पायलट के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका कास्ट भी इंपॉर्टेंट है। सचिन पायलट रहने से गुज्जर वोट, गुज्जर एटलीस्ट मेरे हिसाब से अगर मतलब 90 करोड़ में मेरे हिसाब से कितना अराउंड 60 करोड़ वोटिंग करता है, तो उसमें 3 करोड़ तो वोटर गुज्जर हो गए, जो पिछले बार समझ लीजिए 80-90% बीजेपी को किया था। लेकिन सचिन पायलट अगर टाइम मिले घूमे तो एटलीस्ट उसका कम्युनिटी का जो गुज्जर वोट है वो काफी हद तक शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, एटलीस्ट 50% तो हो ही सकता है। और उसका चलते हुए आप देखेंगे यूपीए को चाहे अगर प्रॉपर्ली प्लान करें तो 30-40 सीटों में फायदा हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल फोकस ऑन ट्राइबल वोट्स इंडिया में, मतलब ट्राइबल सीट्स आप देखेंगे एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आप देखेंगे ये पूरा ट्राइबल बेल्ट है। और ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 60 सीट्स है जहां पर ट्राइबल, उड़ीसा मैं भूल गया, उड़ीसा तो 60 सीट्स है। तो अभी ये स्पेशल फोकस ऑन ट्राइबल वोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को केरला से नहीं लड़के एमपी से लड़ने से छिंदवाड़ा सीट लड़ सकता है। छिंदवाड़ा से ट्राइबल डोमिनेटेड है और ट्राइबल के लिए वॉइस रेस करना है। लेकिन प्रिपरेशन आज से करना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऐसा नहीं है मैं इलेक्शन अभी आ गया, मई महीने में इलेक्शन है, मैं फरवरी मार्च में जाकर प्रिपेयर करना, तो नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से एक ट्राइबल वोट को एक कंसोलिडेट करने का कोशिश करना चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या होगा मुझे लग रहा है, इसीलिए मतलब पूरा फोकस ट्राइबल करने के लिए। देखिए अभी अब केरला में लड़के क्या फायदा होगा, मतलब बीजेपी को सीट घटेगा, नो। तो मुझे लग रहा है आपको रिस्क थोड़ा सा फैक्टर अगर होगा तो भी लेना पड़ेगा। राहुल गांधी जी को मुझे एमपी से लड़ना चाहिए और प्रियंका गांधी जी को छत्तीसगढ़ से लड़ना चाहिए। और ये ट्राइबल जब लड़ेंगे तब ट्राइबल का जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का आप मैनेज नहीं करेंगे तो ट्राइबल वोट आपको नहीं मिलेगा। जैस है, ठीक है, अब जैस को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मैनेज करते हैं, ठीक है, तो आप जेएमएम के साथ आपका जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करके एक ट्राइबल एरिया का स्पेशल प्लान बनाएंगे तो जो 60 सीट्स है, मेरे साथ तो कांग्रेस को 3-4 सीट ही मतलब यूपीए को जीता है, थोड़ा बीजेडी जीता है, बस बाकी सारे बीजेपी को है। तो इसमें आप समझ लीजिए बहुत ज्यादा बड़ा डेंट बन सकता है। एक क्या क्या टारगेट परसेंटेज ऑफ सीट्स, दैट मीन्स आप सारे सीट मतलब लड़ने का कोशिश मत करो। मैं जैसे बोल रहा था दिल्ली में कोई सीट मत लड़ो, ठीक है। कुछ उसमें ऐसे नहीं हुआ, नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन को आपने लड़ा था 2019 में, नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन आप जब लड़ने का कितना 4% वोट आया। तो वोटिंग पैटर्न हैज चेंज। लेकिन आप दिल्ली में जब आप नहीं लड़ेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या आम आदमी पार्टी के पास वोट कॉन्सोलेट होकर शायद कोई सीट निकल जाए, तो उस तरीके से कुछ होगा। और एक मैसेजिंग भेजेगा। अब आम आदमी पार्टी गोवा में क्या होगा, जब कैंडिडेट देखो साउथ गोवा सीट में, तब क्या होगा, जैसे लोग बोलेंगे भाई दिल्ली में नहीं हुआ, तुम इधर छोड़ दो, तो आपको फायदा हो सकता है, ठीक है। तो उस तरीके से मुझे लग रहा है कि सारे सीट जैसे पिछले बार भोपाल में दिग्विजय सिंह को भेजने का क्या मतलब है, भोपाल सीट आप जीत नहीं सकते हो, ठीक है, प्रेजेंट सिनेरियो में। तो उस सिचुएशन में आप क्या देखो, कौन सा सीट आप फोकस करो। महाराष्ट्र में आप एमपी का बात करो, 29 सीट्स है, 29 में आप फोकस रखो 18-20 सीट्स, और उसमें आप कन्वर्ट करो 9 सीट्स, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरे से प्लान करना चाहिए। अगर तो उसमें क्या होगा, आपका रिसोर्स कम लगेगा, आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, और इसका आपका बेटर कन्वर्शन होगा। सेम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, आपको 19% वोट गिर रहा है,
अगर कांग्रेस को देखेंगे, यूपी टोटल मिलाकर मेरा सा 26-27% वोट गिरा होगा। तो आप क्यों हर वोटर को आपको वोट क्यों चाहिए? आपको क्या करना है, आपको वोट शेयर जो 19 है कांग्रेस को, अगर मेन ऑपोजिशन पार्टी है तो कांग्रेस को 19 से वो वोट शेयर कांग्रेस को अब 28-30 तक करना है। तो 28-30 तक करने के लिए आप समझ लिया आपको एडिशनल आपको 10-11% वोट लेना है। तो समझना ट्राइबल से मुझे कितना आ सकता है, मुझे लग रहा है एससी से कितना आ सकता है, कितना ओबीसी आ सकता है, तो उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। और आई थिंक इंपॉर्टेंट है नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आप काफी टिकट, अब समझ लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल अगर सोनू सूद को आप टिकट दिया तो इट सेंड्स ए ग्रेट मैसेज। आप सुपर 30 का बिहार में आप समझ लीजिए सुपर 30 का जो हेड है आप उनको टिकट दिया तो वो एक इंडिफरेंट एक मैसेज जाता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप ये बेसिकली जो चीज है मैं इसके बाद 2-3 स्टेट मिलाकर जो एग्जैक्टली क्या क्या करना चाहिए मेरा जितना एनालिसिस है विद डेटा, मतलब डेमोग्राफी का डेटा लेकर पास डेटा है उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। मुझे लग रहा है अभी भी मैं जब एंड कर रहा हूँ कि हाँ 2024 में अपोजिशन डेफिनेटली बीजेपी को चैलेंज कर सकता है, लीड तो कांग्रेस को लेना है, ठीक है। अभी कांग्रेस को लेना है, उसके लिए काफी एरिया में कांग्रेस को कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना है, आउट ऑफ बॉक्स डिसीजन लेना है, ठीक है। क्योंकि ये 2024 के साथ इजी नहीं होगा, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट इट इज इम्पॉसिबल, बट मेरा सबसे सही से प्लान करने से, एक रियलिस्टिक टारगेट रखने से, ठीक है, आई फील जहां आप डेफिनेटली बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज दे सकता है, ठीक है। थैंक यू। ये वीडियो अगर आप अच्छा लगे प्लीज शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल।